हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल पर। तो आज हम इंग्लिश पढ़ने वाले हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? 12th क्लास का इंग्लिश पढ़ने वाले। इंग्लिश में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट 10 आपको सब्जेक्टिव प्रश्न जो है बताने वाले हैं, जो आप जिसको आपको कैसे भी करके याद कर लेना है, क्योंकि ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप सबसे क्या करते हैं, सिर्फ ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव करते रहते हैं। आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं, सब्जेक्टिव को आपको बहुत सारे स्टूडेंट का तो पढ़ना भी नहीं आता है, और लिखने जो एग्जाम में लिखना है तो वो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। तो क्या करना है कि हम लास्ट में तो ऐसा हम बताएंगे कि अगर आप सब्जेक्टिव प्रश्न को आपको कैसे लिखना है, लेकिन अभी समय तो कुछ ना कुछ आपको पढ़ते हुए भी चलना है, ताकि आपको वहाँ पे अच्छे तरीके से लिख पाए। तो इसीलिए आप आपको ज़्यादा नहीं पढ़ाते हैं, जितना भी पढ़ाते हैं सभी गेस होता है, सभी आपको लिए इम्पोर्टेंट ही होता है। तो क्या करते हैं, चलिए देखते हैं सब्जेक्टिव प्रश्न को। यहाँ पर देखिए क्या है कि सबसे जो फर्स्ट प्रश्न है कि व्हाट डिड सी बी डू आफ्टर ही वॉज फोर्स्ड टू गिव अप कलेक्टिंग गॉड्स। यानी कि इसका चलिए हिंदी जो आपको वैसे स्टूडेंट जिनको इंग्लिश बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है, उनके लिए हम नीचे हिंदी भी लिखे हुए हैं, तो आप उसको टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए। नीचे से भी आप पढ़ सकते हैं, इसको कन्वर्ट करके आप इंग्लिश में भी वहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है कि व्हाट डिड सी बी डू आफ्टर ही वॉज फोर्स्ड टू गिव अप कलेक्टिंग गोड्स। यानी इसका जो मतलब क्या है, जब सेबी को कद्दू इकट्ठा करने से, यानी कि कलेक्टिंग गोड्स जिसका मतलब होता है कद्दू को इकट्ठा करना, जब सेबी को कद्दू इकट्ठा करने से रोका गया, क्या गया उसको फोर्स्ड किया गया, गिव अप करने के लिए, उस छोड़ने के लिए कहा गया, तो रोका गया। तो सीबी ने उसके बाद क्या किया उसने क्या किया, उसके बाद क्या करना शुरू किया। तो लिखना है कि सीबी सीम्स टू बी अ क्रिएटिव गाय इवन आफ्टर हिज कलेक्शन ऑफ गॉड्स नॉट स्मेश बाय हिज फादर ही डिड नॉट स्टॉप देयर। यानी कि सेबी एक रचनात्मक लड़का लगता है, रचनात्मक बहुत से टैलेंटेड भी था। अपने पिता द्वारा लौकी के संग्रह के तोड़ दिए जाने के बाद भी वह रुका नहीं। ऐसा नहीं था कि वो एक ही काम पर डिपेंड था, यानी कि उसके बाद कोई काम कर ही नहीं सकता था। जब वो लौकी को, जब वो गॉड्स को कलेक्ट कर रहा था, उसको उस पर नए नए डिजाइन बना रहा था, यानी द आर्टिस्ट से लिया गया है। और इसमें एक टैलेंटेड बच्चे की कहानी होती है जिसका नाम सीबी होता है। और क्या करता है, वो 12 साल का होता है। कितना? वो 12 साल का होता है। और ये क्या होता है, वो प्राइमरी स्कूल में पढ़ता रहता है। तो इसमें जो उसको पढ़ने में मन नहीं लगता था, उसको सिर्फ कलेक्टिंग गॉड्स करना होता था। यानी कि गॉड्स जो होता है वो नए नए तरीके से उसमें डिजाइन बनाना है, यानी कि इस प्रकार से कद्दू को इसमें क्या करना है, इस प्रकार से इसको छेद कर देना, इसमें चाय पत्ती इसमें भर देना है। इस चाय पत्ती भरने के बाद इसको क्या करना है कि इसको सुखाना है, फिर इसको इस पर टांग देना है, फिर इसको क्या करना है, बार बार देखते रहना है कुछ में गंध तो नहीं आ रही है। इसी प्रकार से इसको हमेशा नए नए प्रयोग इस पर करना रहना है, बस यही उनका काम था सीबी का। तो इस प्रकार से जो सीबी की एक लड़के की कहानी होती है, तो यही आपको इसमें होता है कि इसमें एक टैलेंट है। यानी कि जब इसमें ये सिखाया जाता है कि जब आपके पास टैलेंट है, तो उस टैलेंट को आपको जब तो छोड़ने के लिए कहा जाएगा, तो ऐसा नहीं कुछ काम नहीं कर सकता, आपको कुछ एक्स्ट्रा भी आपको रखना चाहिए, ताकि उसके बाद क्या करता है, वो पेंटिंग पिक्चर करने लगता है। वो क्या करता है, वो पेंट करने लगता है पिक्चर को क्या करता है, वो पेंट करने लगता है। कौन? ये सीबी जो 12 साल का लड़का होता है। इसका थोड़ा सा जब उसके पिताजी उसको गॉड्स को तोड़ देते हैं, थोड़ा दिल टूटा होगा, लेकिन उसके बाद भी वो काम बंद नहीं करता, वो दूसरे काम को वो करने लगता है। तो इससे आपको ये सीख मिलती है। चलिए इसको क्या करते हैं, एक बार वो पढ़ते हैं ताकि समझ में आ जाए। और व्हाट डिड सीबी डू आफ्टर ही वाज फोर्स्ड टू गिव अप कलेक्टिंग गॉड्स। यानी जब सीबी को कद्दू इकट्ठा करने से रोका गया, तो सीबी ने क्या किया। तो सीबी seems to be a creative guy even after his collection of course not smashed by his father. He did not stop there. Now he has started painting picture। यानी कि वो क्या करना है, सेबी रचनात्मक लड़का था। अपने पिता द्वारा लौकी के संग्रह के तोड़ दिए जाने के बाद भी वो रुका नहीं, अब उसने चित्र बनाना शुरू कर दिया है। क्या करना है, चित्र बनाना है, पेंटिंग पिक्चर है। पिक्चर को वो अलग अलग तरीके से पेंट करना है। उसके बाद एक और टैलेंट भी भगवान की वजह से उनको मिल गया था। और ये जो जितना भी आपको कहानी स्टोरी सुनते हैं इंग्लिश में, सभी किसी न किसी की कहानी होती है, इसमें राइटर जो होते हैं वो लिखे होते हैं, और इसको तो अपने द आर्टिस्ट वाले सिगानोया लिखे होते हैं। और दूसरा जो प्रश्न है ये भी इम्पोर्टेंट है, सभी सभी आपको बहुत सोच समझ कर लाए हुए आपके लिए इम्पोर्टेंट है। व्हाट डू यू नो अबाउट रूपर्ट ब्रूक। व्हाट डू यू नो अबाउट रूपर्ट ब्रूक। यानी रूपर्ट ब्रूक के बारे में आप क्या जानते हैं? कौन नहीं जानता है भाई, आपका कैसे बात करता है। आप कौन कहेगा महात्मा गांधी को नहीं जानते हो? महात्मा गांधी कौन नहीं जानता है, सब जानते हैं। इसी प्रकार से रूपर्ट ब्रूक को भी जानते हैं, क्योंकि लिखे हुए हैं पर द सोल्जर को। आपका ये कौन सा चैप्टर लिखे हुए, तो ये आपका द सोल्जर को ये लिखे होते हैं, याद रखेंगे। तो ये जो आपको क्वेश्चन है ये एग्जाम में आ चुका है कई बार, और आने वाला भी। ऐसा नहीं जो पूछा गया है सिर्फ वही पूछेगा, कुछ नया क्वेश्चन तो आप जानते होंगे हर साल बनता ही बनता है, तो इसीलिए आपको नए क्वेश्चन की भी आपको तैयारी करनी होगी। चलिए इसको समझते हैं हम। व्हाट डू यू नो अबाउट रूपर्ट ब्रूक। तो लिखना है कि रूपर्ट ब्रूक वाज एन
आइडियलिस्ट इंग्लिश पोएट हु डाइड इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। यानी कि लिखना है कि रूपर्ट ब्रूक एक आदर्शवादी एक आइडियलिस्ट इंग्लिश पोएट थे, अंग्रेजी कवि थे, जिनकी मृत्यु हु डाइड इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जिनकी मृत्यु प्रथम विश्व युद्ध यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हम बोलते हैं प्रथम विश्व युद्ध को में हुई थी। और उसके बाद ही वाज अ सोल्जर बाय अ प्रोफेशन एंड रिप्रेजेंटेड इंग्लैंड इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। उसके बाद लिखना है कि वो पेशे से एक सैनिक थे। क्या थे वो? पेशे से एक सैनिक थे, पेशे से, और एक पोएट भी थे, ये भी ध्यान रखना है। और प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड का प्रतिनिधित्व किया था। क्या किया था? और रिप्रेजेंटेड किया था, इंग्लैंड को प्रतिनिधित्व किया था। और उसके बाद लिखना है, कैसे लिखना है उसके बाद लिखना कि ही इज़ फेमस फॉर हिज वॉर सोनेट्स। यानी कि वो अगर पूछा जाएगा एग्जाम में कि जो आपका द सोल्जर है वो गया है, तो लिखना बताना है कि एक वार पोएम भी है, यानी एक युद्ध है, आपका कविता भी है, और एक क्या है तो एक सोनेट भी है। सोनेट किसको बोलते हैं? जो आपका 14 लाइन का जो भी आपका कविता जो पोएम होगा उसको हम सोनेट बोलते हैं। और इसमें भी आपका 2 होता है, एक होता है आपका जो कि 8 लाइन का होता है उसको हम ऑक्टो बोलते हैं, जो 6 लाइन का होता है उसे हम सिस्टेट बोलते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसमें आपको ये भी आप समझ गए होंगे। तो चलिए एक बार पढ़ते हैं इसको कि व्हाट डू यू नो अबाउट रूपर्ट ब्रूक। रूपर्ट ब्रूक was an idealist English poet who died in the First World War. He was a soldier by profession and represented England in the First World War. He is famous for his war sonnets in the world of W. Yeats. He was the most handsome young man of England at that time. यानी इसको लिखे, इसमें क्या कहा जा रहा है? इसमें कहा जा रहा है कि वह अपने युद्ध सोनेट के लिए प्रसिद्ध है। ये तो भाई यहाँ तो ठीक था। और आपका जो W. Yeats जो है नए शब्दों में उन्हें समय इंग्लैंड के सबसे सुंदर युवक कहा था। यानी कि जो W. Yeats है वो खुद एक महान राइटर है, और दूसरे महान राइटर को वो कह रहा है कि आप तो भाई भगवान हो, इतने सुंदर हो, बहुत पूरा अपना इंग्लैंड का हैंडसम पोएट उनको बोलते हैं। समझ सकते हो उसके जो रूपर्ट ब्रूक के लिए कितना खुशी का दिन हो, कितना उसको आनंद मिला होगा, कितना खुश मिला होगा वो सुनने के बाद, बहुत मज़ा आया होगा। चलिए अगला प्रश्न बढ़ाते हैं, समझते हुए चलिए, और आपको शेयर भी करते रहिए और लास्ट तक बने रहिए। 10 ही प्रश्न बताएंगे लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आएगा। पूरे याद कर लेना है, कैसे करें थोड़ा आपको टफेस्ट लग रहा होगा, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव में करने में आता है। आपका ये ऑब्जेक्टिव करते तो आनंद आता हो, क्योंकि आपका ए वाला, बी वाला, सी वाला, डी वाला इस प्रकार से आपको मारते हुए चलते रहते। लेकिन आपको क्या करना है, इसमें समझना पड़ेगा आपको, सिर्फ ऑब्जेक्टिव से काम नहीं चलेगा, सब्जेक्टिव भी पढ़ना होगा। इससे आप समरी भी कुछ जोड़ डाल के बना सकते हैं। तो तीसरा प्रश्न है, ये कहा जा रहा है कि व्हाट एग्रीमेंट्स डज द पोएट गिव एट द टाइम ऑफ पार्टिंग विथ हिज बिलव्ड। ये लिया गया है आपका कहाँ से? ये लिया गया है आपका बिलव्ड की जब भी बात आए, जब भी बिलव्ड यानी प्रेमिका की बात है तो लिया गया है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से। तो ये देखिए हिंदी में इसका मीनिंग हुआ कि विदा होते समय। क्या? विदा होते समय। व्हाट एग्रीमेंट्स डज द पोएट गिव एट द टाइम ऑफ पार्टिंग विथ हिज बिलव्ड। यानी विदा होते समय कवि अपनी प्रेमिका को क्या दलील देते हैं? क्या दलील देते हैं? जब जो आपका स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट वाले जो जॉर्डन जी होते हैं, जो उनको प्रेमिका का नाम क्या होता है? आपको प्रेमिका का नाम क्या था? कौन कौन स्टूडेंट जानते हैं? कमेंट में हम करके बता देंगे कि जो जॉर्डन जी की प्रेमिका का नाम क्या था। जानना चाहिए आपको, एग्जाम में आएगा तो क्या लिखिएगा, तो इसलिए बताना है, कमेंट करके जरूर बताना है। तो इसमें है कि जो अपने प्रेमिका से विदा हो रहे होते तो क्या दलील देते हैं, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो लिखना है द पोएट सेज टू हिज बिलव्ड दैट डोंट लेट बैड थॉट्स एंटर योर माइंड बिकॉज समटाइम्स इट कम्स ट्रू। यानी कि कवि अपने प्रेमिका से कहते हैं, द पोएट सेज टू हिज बिलव्ड दैट डोंट लेट बैड थॉट्स एंटर योर माइंड बिकॉज समटाइम्स इट कम्स ट्रू। यानी कि वह अपने दिमाग में कोई बुरा ख्याल ना आने दे। पोएट्स कहते हैं अपने प्रेमिका को, मैं जा रहा हूँ लेकिन इसके बारे में तो अपने दिमाग में कुछ बुरा ख्याल आने ही नहीं देना मेरे बारे में, कि कुछ हो, ऐसा हो गया वैसा हो गया, कुछ होने आने ही नहीं देना। क्योंकि वो कहते हैं क्या पहले बहुत बार क्या होता है कि जो हमारे दिमाग जो होते हैं, हमारी सोच जो होती है, जो चीज़ें हम सोचते हैं कि हो सकता है कि अगर वो जा रहे कहीं उसका एक्सीडेंट ना हो जाए, हो सकता है कोई बात सही हो जाए, माने वो जो आप सोच रहे हैं वो सही हो जाए। इसीलिए वो जो पोएट कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ मेरी प्रेमिका, मेरे प्रिय, लेकिन कुछ मेरे बारे में बुरा ख्याल आने भी नहीं देना। और एक और वो अपने तुलना सूरज से भी करते हैं कि जो सूरज जो होता है उसके पास कोई इच्छा नहीं है, कोई डिजायर नहीं है, फालतू में आता है, सुबह आता है, शाम को आता है, सुबह आता है, शाम को आता है, लेकिन मेरे पास तो वजह है, तुम हो, तो इसके लिए तो मैं तो आऊँगा ही आऊँगा, निश्चित ही रहो। इस प्रकार से वे कहते हैं।
और आगे कैसे, आगे क्या है कि एट द सेम टाइम सजेस्टेड दैट इफ़ यू रिमेंबर मी देन इमेजिन आई एम देयर ऑन योर बेड बट वी आर जस्ट टर्न असाइड। यानी कि उसके बाद क्या कहते हैं उस देख जानिए। क्योंकि कभी कभी यह सोच सच हो जाता है, साथ ही वह यह सुझाव भी देते हैं कि अगर तुम्हें मेरी याद आए तो कल्पना करना, इमेजिन करना। क्या कल्पना करना? कि मैं तुम्हारे बिस्तर पर लेटा हूँ, यानी कि जो आपका बिस्तर है इस प्रकार से बेड पर लेटा हूँ और तुम इस तरह अगर सो रही हो, इस तरह घूमकर सो रही हो, तो मैं इस तरह घूमकर सोया हुआ हूँ। यानी कि एक दूसरे के हम टर्न असाइड हैं, यानी कि एक दूसरे के विपरीत हम सोए हुए हैं। अगर तुम्हें याद है तो ऐसा महसूस करना, ऐसा कल्पना करना तुम्हारे लिए बिस्तर पर लेटा हूँ और बस हम एक दूसरे के उल्टे में सोते हुए, ऐसा सिर्फ आपको समझना कि हम एक दूसरे के उल्टे साइड में सोए हुए हैं। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं, ये भी आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। देखिए आपको जो पूरा रेनबो बुक में आपको कितना है, लगभग 2 जो है आपका लव पोएम है। लव पोएम नहीं बता सकते, सिर्फ आपको प्यार मोहब्बत के बारे में बात किया गया। एक स्वीटेस्ट लव आई डिड नॉट गो में, और एक और है आपका अ मैरिज प्रपोजल उसमें। तो ये भी आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। देखिए आपको 10 प्रश्न बताने वाले, बहुत मज़ेदार प्रश्न है और इम्पोर्टेंट तो है ही है। इसको देखिए 4 नंबर प्रश्न की, व्हाट सिमिलैरिटीज डज द पोएट ड्रॉ बिटवीन टू ह्यूमन बीइंग। यानी इसका मतलब है कवि दो मनुष्यों के बीच कौन सी समानता देखते हैं। अभी किसके बारे में बात की जा रहा है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये किसके बारे में। तो ये जो आपका जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो है, जिसको वाल्ट विथमन लिखते हैं, उसके बारे में बात किया जा रहा है कि व्हाट सिमिलैरिटीज डज द पोएट ड्रॉ बिटवीन टू ह्यूमन बीइंग। यानी इसका मतलब है कवि दो मनुष्य के बीच कौन सी समानता देख रहा है, दो मनुष्यों से क्या क्या अंतर है, कौन सी समानता देख रहा है। द पोएट सेज दैट ऑल द ह्यूमन बीइंग ऑफ द वर्ल्ड इज सेम बिकॉज दे ऑल आर मेड ऑफ द सेम एटम्स ऑफ ब्लड। यानी कि कवि कहते हैं कि विश्व के जितने मनुष्य, विश्व के सभी मनुष्य, पूरी दुनिया के जितने भी मानव हैं वे सेम है, क्योंकि वे सभी के खून के एक ही कतरे के मिलकर बने हुए, वे सब समान है। हमारा भी खून का रंग लाल है, उनका भी खून का रंग लाल है, तो हम एक दूसरे से भिन्न कैसे हुए, इस प्रकार से वे बात करते हैं। वॉल्ट विथमन जी, बहुत छोटा सा प्रश्न है लेकिन इसके भी आपको 2 नंबर में ही पूछा आता है, ध्यान रखेंगे। आते हैं अगला प्रश्न पर। ये देखिए आपका 5वां नंबर प्रश्न है, व्हाई इज द ऑटम कॉल्ड द सीजन ऑफ मिर्च एंड मिलो फ्रूटफुलनेस। इसको पढ़िए, ये बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है ऑटम ऑटम, जिसमें क्या होता है कि एक ऑटम सीजन होता है और एक सन यानी सूरज होता है, मिलकर कंस्पायरिंग कर होते हैं, एकदम घनिष्ठ मित्र होते हैं कि अरे और सुन भाई ऑटम, क्या करना है कि जो फल है ना इनको ऐसा पका देना है, ऐसा इतना ला देना, इतना मिठास ला देना है कि पूरा मधुमक्खियाँ इसमें भिन्न भिन्न करते रह जाए। इस प्रकार से बहुत है, इसमें दोनों साजिश करते हुए इसमें नजर आते हैं। तो लिखिए आपको उत्तर में कैसे लिखना है कि वाई इज़ द ऑटम कॉल्ड द सीजन ऑफ मिर्च एंड मिलो फ्रूटफुलनेस। इसका मतलब है कि पतझड़ ऋतु को कोहरे और मधुर फल का मौसम क्यों कहा जाता है। लिखना है कि ऑटम इज कॉल्ड द सीजन ऑफ मिर्च एंड मिलो फ्रूटफुलनेस बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द मिस्ट्री एंड बिकॉज ड्यूरिंग दिस सीजन फ्रूट ऑन ट्रीज हैव रिचेस टू एक्सट्रीम रिपनेस। यानी कि पतझड़ ऋतु को धुंध की उपस्थिति के कारण कोहरे और मधुर फल का मौसम कहा जाए। पतझड़ जब मौसम आता है जब आप देखते हो धुंध घेर लेता है, यानी आप देखते हो जो उजला उजला आता है उसको धुंध बोलते हैं, आप जानते होंगे। और उसके बाद क्या है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मिस्ट्री एंड बिकॉज ड्यूरिंग हिज सीजन फ्रूट ऑन ट्रीज हैव रीच्ड टू एक्सट्रीम रिपनेस। यानी कि क्योंकि इस मौसम के दौरान पेड़ों पर फल अत्यधिक पक चुके होते हैं, क्योंकि इस मौसम में जो पेड़ पर जो फल जो लगते हैं वो पक चुके होते हैं, और इस मौसम में फसलों भी तैयार हो जाती है, फसल काटने भी योग हो जाता है। इस प्रकार से आप आपके हिसाब से देख लीजिएगा आपको क्या इस समय जो होता है, जब पतझड़ मौसम के समय क्या चीज़ का फसल किया जाता है, वो जो कटने योग भी हो जाते हैं। इसके बारे में भी बात करते हैं। अब आइए 6 नंबर प्रश्न है, व्हाट डज द पोएट मीन व्हेन ही से नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। इसमें है कि कवि क्या मतलब है, कवि का क्या मतलब है जब वो कहते हैं नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, पत्ते जो अब गिर रहे हैं तेजी से, बहुत तेजी से। भाई पत्ते धीमे धीमे कब गिरते हैं, वो तो तेजी से ही गिरते हैं। देखिए इसको पढ़िए, द पोएट वांट्स टू से दैट द पीपल आर टर्निंग ऑल एंड दे आर ग्रेजुअली गोइंग टुवार्ड्स द ग्रेव। कवि कहना चाहते हैं, क्या कर रहा है, कवि कहना चाहते हैं कि पीपुल आर टर्निंग ओल्ड, लोग बूढ़े हो रहे हैं। भाई क्या कर रहे हैं, लोग बूढ़े हो रहे हैं, एंड दे आर ग्रेजुअली गोइंग टुवार्ड्स द ग्रेव, और वे धीरे धीरे कब्र की ओर जा रहे हैं, मौत की ओर जा रहे हैं, कब्र की ओर जा रहे हैं। नाउ दे कंप्लीटेड
देयर जर्नी ऑफ लाइफ इन दिस वर्ल्ड, यानी उसके बाद कहते हैं कि उनके जीवन का सफ़र अब इस दुनिया में पूरा हो गया है और बहुत जी लिए हो, अब कितना जिएंगे, इस प्रकार से वे कहते हैं। आते हैं अब 7वां प्रश्न पर, व्हाट डू यू मीन बाय नर्सिस फ्लावर। ये सभी जो प्रश्न है आपके लिए VVI से VVI है, बहुत VVI समझ सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय नर्सिस फ्लावर, नर्सिस फ्लावर का क्या मतलब है, ये सब प्रश्न आपको देख लीजिए, क्वेश्चन बैग उठा के देखिए, ये सब क्वेश्चन बैग में आपको आया मिलेगा, सभी आ चुका है क्वेश्चन बैग में, देख सकते हैं। तो इसमें नर्सिस फ्लावर का क्या मतलब है, नर्सिस फ्लावर मीन्स द प्लांट्स विच इज प्लानेट अराउंड द मेन प्लांट्स टू सपोर्ट इट इज एज बेस, यानी कि नर्सिस फ्लावर का अर्थ है उन पौधों से है जो पौधे मुख्य पौधों के चारों ओर लगाए जाते हैं, यानी कि जो आप मान के चलिए आपका ट्री है, ये आपका पौधा है, वैसे हम बनाना नहीं आता, बता रहे हैं, ये आपका पेड़ है, ये आपका पेड़ है, तो क्या करेगा, इसके देखते होंगे इस प्रकार से कुछ पौधा होता होगा, इस प्रकार से क्या होता है, इस पर पौधा होता है, ठीक है, इसको हम अच्छे तरह से आपको बता ही देते हैं। मान के चलिए ये आपका पेड़ है, इतना टेढ़ा नहीं होगा, फिर आप देख सकते हैं, इस पर आपका ये पेड़ है और इसमें इस प्रकार पेड़ है आपका, नर्सिस फ्लावर को बता रहे क्या होता है, देखिए इस प्रकार से कुछ देखते होंगे, इस प्रकार पेड़ होता होगा, और इस प्रकार से कुछ आपको देखते होंगे पत्ती कुछ लगा होता है पेड़ के जैसा, छोटा छोटा पेड़ होता है, इस प्रकार से आपका कुछ पेड़ होते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, इसको ही हम बोलते हैं नर्सिस फ्लावर, इसको हम बोलते हैं नर्सिस फ्लावर, इसको हम बोलते हैं नर्सिस फ्लावर। या जो पेड़ होता है, यानी कि ये सब होते हैं इसको मजबूती प्रदान करते हैं, पेड़ को जकड़ के रखते हैं, तो इसी को हम नर्सिस फ्लावर बोलते हैं। तो ये भी आप समझ गए नर्सिस फ्लावर का मतलब है। देखिए कि नर्सिस फ्लावर का अर्थ है उन पौधों से जो पौधे मुख्य रूप से चारों ओर लगाए जाते हैं, इस प्रकार से देख सकते हैं, वे इस आधार पर कि में सहारा देते हैं, जो पेड़ होते हैं उसको मजबूती प्रदान करते हैं। आते हैं अगले प्रश्न पर, हाउ इंडियन सिविलाइजेशन इज डिफरेंट फॉर यूरोपियन सिविलाइजेशन। इसका मतलब है कि भारतीय सभ्यता यूरोपीय सभ्यता से किस प्रकार भिन्न है, जो इंडियन सिविलाइजेशन है वो यूरोपियन सिविलाइजेशन से एक दूसरे से कैसे भिन्न है, इसके बारे में बात किया जाए तो लिखना है द इंडियन सिविलाइजेशन बेस्ड ऑन रेस्ट्रिक्शन ऑन वांस whereas European civilization is based on infinite multiplicity of human wants, यानी कि भारतीय सभ्यता आवश्यकताओं पर प्रतिबंध पर आधारित है, जो भारतीय सभ्यता है वो आवश्यकताओं पर के प्रतिबंध पर आधारित है, जबकि यूरोपीय जो सभ्यता है, यानी कि जो हमारी सभ्यता है वो मानती है कि हमारे जो चीज़ों की आवश्यकता है हमें वही चीज़ें चाहिए, लेकिन जो यूरोपीय सभ्यता है वो बच्चे को दे देंगे डिजिटल घड़ी, डिजिटल खिलौने, यानी कि उसको माटी नहीं लगना चाहिए, ऐसा करना है, यानी कि सब डिजिटल ओनली वो डिजिटल उनका रहता है यूरोपियन। हमारे में क्या है, हमारे जो यहाँ के छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो खुद ही इंजीनियर होते हैं, अपने से खिलौने बना लेंगे माटी के, इस प्रकार से। तो चलिए इसको आगे देखते हैं कि इससे आगे क्या कहा है, द इंडियन सिविलाइजेशन बेस्ड ऑन रेस्ट्रिक्शन ऑन वांट्स वेयर इज European civilization is based on infinite multiplicity of human wants. The Indian civilization is based on belief in God, whereas the Western civilization is godless. Indian civilization believes in working with hands and feet, whereas European depends upon match। यानी कि इसमें कहा जा रहा है कि भारतीय सभ्यता आवश्यकता पर प्रतिबंध पर आधारित होती है, जबकि यूरोपियन सभ्यता क्या करती है, मानव की अनंत बहुलता पर आधारित है, तो सोच ही कभी खत्म नहीं होगी। भारतीय सभ्यता ईश्वर में विश्वास पर आधारित होता है कि हमारे यहाँ कुछ ईश्वर में भी बहुत सारा विश्वास होता है कि ईश्वर करेंगे, जबकि पश्चिमी सभ्यता ईश्वर विहीन होती है, वो खुद पर विश्वास करते हैं, वो ईश्वर पर मानते नहीं, अरे ईश्वर भगवान को कुछ नहीं होता है। सब भारतीय सभ्यता हाथों और पैरों से काम करने में विश्वास करती है। हमारी भारतीय सभ्यता है, देखते होंगे सभी आज के यहाँ के बहुत सारे किसान हैं जो खेती करते हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं, हाथ पैर कुछ नहीं है, सब मशीन करेगा मशीन, जबकि यूरोपियन सभ्यता जो कहते हैं मशीनों पर आधारित होती है। यही अंतर है हमारे इंडियन सिविलाइजेशन में और वेस्टर्न सिविलाइजेशन में। चलिए अगला प्रश्न है 9 नंबर, वाई डज गांधी जी सेज दैट माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड। गांधी जी मन को चंचल पक्षी क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं, आखिर क्यों कहते हैं गांधी जी, कुछ कारण ही होगा। तो क्यों कहते हैं कि मन जो है एक बेचैन पक्षी है, इसको कभी शांत ही नहीं रहता है। आपको एग्जाम्पल बताते हैं, आपके पास अगर साइकिल होगा, आपके पास अगर क्या होगा, साइकिल होगा, तो आप सोचेंगे बाइक कैसे आ जाए, बाइक एक बहुत अच्छा बाइक चाहिए, काश मेरे पास बाइक होता। जब आपके पास बाइक होगा तो आप सोचेंगे कि ये बाइक से काम नहीं चला, कोई पुराना हो गया है, एकदम नया वाला बाइक चाहिए, चकचका नया डिजाइन वाला, वो बाइक आपको मिल जाएगा। आप सोचिएगा कि कार चाहिए हमको, कार, अब कार पे घूमेंगे, बाइक से मन भर गया, अब कार जब बस कार हो जाएगा, आप सोचेंगे बहुत लग्जरी कार होनी चाहिए, बहुत महंगा वाला कार होना चाहिए, तो वैसा सोचेंगे। अगर वो वाला भी आपको कार मिल जाएगा, आप सोचेंगे हमको एरोप्लेन में घूमना है, उसको वो मिल जाएगा, तो उससे कभी ख़त्म ही नहीं होगा माइंड, जो ऐसा होता है। इस प्रकार से माइंड को बनाया ही गया है कि वो कभी ख़त्म ही नहीं होने वाला है, उसकी सोच ही कभी ख़त्म नहीं होती है। तो यही आपको गांधी जी कहते हैं कि वाई डज गांधी जी सेज दैट
माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड। तो ये जो है आपका लिखना कैसे, गांधी जी मन को चंचल पक्षी क्यों कहते हैं। तो गांधी जी सेज दैट माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड बिकॉज इट इज नेवर सेटिस्फाइड। गांधी जी कहते हैं कि मन एक चंचल पक्षी है कि यह कभी संतुष्ट नहीं होता है, शांत ही नहीं होता है कभी, वो जितना अधिक पाता है द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स एंड रिमेन्स अनसेटिस्फाइड विसेज बिकॉज अ माइंड इज नेवर गेट सेटिस्फाइड। यानी कि वह जो जितना उसको मिलता है उतना, जितना उसको पाता है उतना और चाहता है, यह उतना ही अधिक चाहता है और संतुष्ट असंतुष्ट रहता है, वह संतुष्ट रह ही नहीं सकता। वह कहते हैं कि वह कहते हैं क्योंकि मन कभी संतुष्ट नहीं होता, यह एक पंछी की तरह है, वह हमेशा अपने इच्छाओं को प्यास बुझाने के लिए भटकता रहता है। उसकी कोई भी इच्छा पूरी होने के बाद भी अगला तैयार रहता है, यानी इच्छा पूरी हो जाती है और अगला अगला तैयार होता है कि हमें इसके बाद ये करना है, और चाहता है कि यह सिलसिला उसकी आखिरी सांस तक चलता रहता है। यानी जो मरने का समय है, उसी समय जो एक ही बार अपना मन शांत होगा, वो मरने के बाद ही कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। तो इसमें है कि गांधी जी से दैट माइंड इज अ रेस्ट बर्ड बिकॉज इट इज नेवर सेटिस्फाइड द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। यानी जितना मिलता है उसको और चाहता है एंड रिमेन्स अनसेटिस्फाइड। वी सेज बिकॉज अ माइंड इज नेवर गेट्स सेटिस्फाइड लाइक अ बर्ड he always wanted to quench his thirsty of desires even after his completion of any of his desire that next one is ready, and this cycle of desire continue till his last breath, so his says that man is a restless bird। तो ये भी आप समझ गए होंगे। अंतिम प्रश्न पर आ जाइए, अब आपको खत्म ही होने वाला है। वाई डिड आवर एंसेस्टर प्रीफर टू लिव इन विलेज। यानी हमारे पूर्वज ने गांव में रहना क्यों पसंद किया। हमारे जो फोर फादर हमारे जो पहले दादा परदादा के बड़े बड़े जो उनके जो वो से अगले जो पूर्वज के लोग थे, वे हमारे ऐसे क्या किए कि गांव में ही रहना पसंद किया, वो गांव को अधिक पसंद क्यों करते थे, यही आपसे सवाल है जो पूछा आता है। तो लिखना है कि आवर एंसेस्टर्स प्रीफर टू लिव इन विलेज बिकॉज दे वांटेड टू लिव इन अ सेफ प्लेस विथ देयर एंशियस्ट ट्रेडिशन। यानी कि हमारे पूर्वज गांव में रहना पसंद करते थे क्योंकि वे अपनी प्राचीन परंपरा के साथ सुरक्षित स्थान पर रहना चाहते थे। और उसके बाद है कि दे ऑब्जर्व्ड दैट टाउन्स ऑफ्टन हैड इशू लाइक गैंग्स ऑफ थीव्स, रोबर्स, prostitutes and touts, and therefore they did choose to live in village happils। यानी कि इसमें है कि उन्होंने देखा कि शहरों में अक्सर चोरों, लुटेरों, वेश्याओं और दलालों के गिरोह जैसे मामले होते हैं। जैसे कि शहर में होते हैं बहुत सारे चोर होते हैं, लुटेरे होते हैं, जिससे गांव में जितना कम होगा उससे ज़्यादा चोर लुटेरे आपके मिलेंगे शहर में। तो हमारे पूर्वजों ने सोचा कि शहर में क्यों जाएंगे, शहर में कौन जाएगा चोर से मार करने, चोरी करवाने, इतना मेहनत से हम लोग कमाते हैं, तो हम गाँव में ही रहेंगे पसंद करेंगे। लेकिन वे चाहते, और ऐसा भी नहीं था, वो हमारे पूर्वज थे, हमारी मशीनों का भी आविष्कार वे करना जानते थे लेकिन करते नहीं थे क्योंकि वे हाथ पैर पर विश्वास रखते थे। वे जानते थे कि अगर हम मशीनों के सहारे चलेंगे तो क्या होगा, मशीनों के सहारे चलेंगे तो पूरा का सारा मशीन हो जाएगा, हमारा समझ लीजिए आदमी कमज़ोर हो जाएगा। इसीलिए वो मशीनों का आविष्कार ही नहीं करना चाहते थे हमारे जो पूर्वज। लेकिन आज देख सकते सबके मशीन है, टोटल मशीन है, आपको डिजिटल बोर्ड आ गया, डिजिटल फ़ोन आ गया, सब कुछ आपको डिजिटल ही आ गया हुआ है। अब तो रोबोट बन रहा है आदमी के जैसा पूरा, इस प्रकार से। तो क्या है कि उन्होंने अपने कर्मों के बजाय गाँव में खुशी रहना पसंद किया था। आज का 10 प्रश्न आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, बहुत मज़ेदार रहा होगा जहाँ तक हमको पता है। तो पसंद आया हो तो बेसिकली बात है लाइक तो करना ही बनता है, लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जो भी नए बच्चे होंगे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। और जो अगर व्हाट्सएप ग्रुप जानने के होंगे तो कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।